ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हीट में अगला चैप्टर कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में हम कैलोरी हीट का यूनिट है और मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी इसमें हम हीट के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और हीट इज द एनर्जी विच फ्लो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हीट को मेजर करने के लिए हीट का कोई एक्सचेंज अगर हुआ है तो इस एक्सचेंज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है और उस डिवाइस को हम कहते हैं कैलोरीमीटर। और इस कैलोरीमीटर की हेल्प से किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी हम मेजर कर सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में जैसे मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट एंड हीट इज द form of energy. Heat is the form of energy which flow because of heat is the form of energy which flows because of temperature difference. Because of temperature difference. ठीक है, because of temperature difference heat can be converted into work heat can be converted into work and work can be converted into heat. अब हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का एक बढ़िया एग्जांपल है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में हीट प्रोड्यूस करते हैं या हीट हम देते हैं तो स्टीम बनती है और स्टीम से पिस्टन को पुश करते हैं तो वर्क होता है। और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका बढ़िया एग्जांपल है आप अपने दोनों हाथों को रब करते हैं तो रब करने में वर्क कर रहे हैं और आपके हाथ गर्म होते हैं क्योंकि ठंडी ज़्यादा लगती है तो हम हाथों को क्या करते हैं, रब करते हैं तो वर्क करते हैं और उसकी वजह से हाथ हमारे गर्म होते हैं यानी हीट में कन्वर्ट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले हीट की ऐसा यूनिट और अदर यूनिट में अगर बात करें तो हीट की जो ऐसा यूनिट है वो तो जूल है क्योंकि हीट एनर्जी का एक फॉर्म है। लेकिन इसमें एक और यूनिट है जो ज्यादा पॉपुलर है और वो है कैलोरी। एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है,
एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है। ठीक है, एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है। आप इसको नियरली 4.2 भी ले सकते हैं, 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी कितना होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इसको लेके सवाल कई बार आए हैं, आईआईटी में भी आए हैं। ठीक है, और काफी पहले आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था, पहले बहुत पहले जब ऑब्जेक्टिव न होके सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया था, और जो मेन मेन पैरामीटर थे उनको खाली छोड़ दिया था। ठीक है, तो एक कैलोरी वो अमाउंट है हीट का जो पानी के टेम्परेचर को, 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक एटीएम के प्रेशर पे चेंज करने के लिए चाहिए। तो पहले मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो अब ये जो 1 कैलोरी लिखा हुआ है, इसे कई बार इंटरनेशनल कैलोरी भी कह देते हैं, इंटरनेशनल कैलोरी। एक्चुअली इंटरनेशनल कैलोरी जैसा कुछ होता नहीं है, कैलोरी ही है। और इंटरनेशनल कैलोरी कहने का मतलब ये है कि एक कुछ किताबों में कैलोरी और इंटरनेशनल कैलोरी ऐसे दो अलग अलग टर्म दे रखे हैं। तो 1 कैलोरी को डिफाइन किया गया कि एक कैलोरी वो हीट है, सुन लो पहले, एक कैलोरी वो हीट है जो 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए चाहिए। जबकि 1 इंटरनेशनल कैलोरी वो हीट है जो 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज करने के लिए चाहिए। अब आपने कहा कि ये इंटरनेशनल और कैलोरी ऐसा क्यों? सही डेफिनेशन यही है जो मैं बता रहा हूँ। ये पुराना टर्म था जिसे कैलोरी हम कह रहे हैं, और इसको इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कैलोरी का मतलब कि ये एक प्रॉपर ऐसा ही सिस्टम में जैसे हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, जो प्रॉपर एडॉप्शन है वो ये है जो मैं लिखाने जा रहा हूँ। और इसमें अलग अलग करने से अच्छा है कि एक डेफिनेशन जो कि प्रॉपर है उसे याद रखा जाए। वो ऐसा नहीं आएगा कि इंटरनेशनल कैलोरी क्या है और कैलोरी क्या है, कुछ किताबों में दे रखा फालतू की चीजें, वो जरूरत नहीं है। 1 कैलोरी कितना है ये आपको समझना है। और इसमें ये टेम्परेचर रेंज बहुत खास है। ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन ये टेम्परेचर रेंज हम क्यों ले रहे हैं, ये जवाब आपको नहीं मिलेगा किताबों में, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लेते हैं। तो 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट, 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 calorie is the amount of heat required to reach a temperature of 1 gram of water, 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade at pressure of 1 atm। ठीक है, एट प्रेशर ऑफ 1 atm। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आईआईटी में जब क्वेश्चन आया था, तो उसमें मेन मेन जो चीजें थी उनको ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे एक सबसे मेन चीज तो ये है, ये वाला टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो भी सब्सटेंस के लिए 1 ग्राम। और सब्सटेंस कौन सा? पानी। क्योंकि अदर लिक्विड क्यों नहीं लिया, पानी ही क्यों लिया? 1 ग्राम समझ में आता है, क्योंकि जो कैलोरी की डेफिनेशन मिलती है वो मिलती है, एक कैलोरी वो हीट है जो 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए चाहिए। तो वैसे तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही है अगर आप इस पर गौर करें, पर बहुत स्पेसिफिक हो गया, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो सवाल ये है कि यही टेम्परेचर क्यों चुना, कोई और टेम्परेचर क्यों नहीं सेलेक्ट किया? ये जवाब आपको ज्यादातर किताब में पैकेज वगैरह अगर आप देखोगे, एलन वगैरह और डिफरेंट कोचिंग के, तो उसमें आपको रीजन ना मिले, डेफिनेशन तो मिल सकती है, डेफिनेशन मिलेगी,
लेकिन क्यों हमने ये 14.5 से 15.5 लिया, ये जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये जवाब मैं दूंगा और इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर यही बना देगा, क्योंकि ये चीजें नॉर्मली किताबों में नहीं मिलती और फिर बच्चे से अगर पूछ लिया जाए तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा प्रेशर भी यहाँ जरूरी है, अहम है, एंड दैट इज 1 एटीएम। तो ये खाली जगह छोड़ दी, 14.5 ये खाली छोड़ दिया, वह फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था। तो अब इसके लिए खास वजह है, मैंने कहा डेफिनेशन तो आपको मिल जाएगी, कुछ किताबों में से इंटरनेशनल कैलोरी कह दिया, इंटरनेशनल वगैरह कुछ नहीं, सिंपल कैलोरी बोलिए, यही डेफिनेशन है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है जो यूज होती है। ठीक है, तो अब ये जो टेम्परेचर रेंज है ये क्यों ली गई, उसका कारण ये है कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ध्यान से समझिएगा, जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करने के साथ साथ टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, और ये 37 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कैपेसिटी पानी की। ठीक है, तो स्मॉल एस से मैंने लिखा है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू होती है 1.008 1.008। अब इसमें जो 14.5 और 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, इसको लेने के पीछे वजह ये है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो 1 होती है, कितने पर, 15 पर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आप देखिए कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलो मतलब 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ये यूनिट जो होगी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट क्या होती है ये सब जानना पड़ेगा हमें। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखिए कि 15 से अगर हम कम टेम्परेचर ले रहे हैं तो वैल्यू ज्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 15 से ज्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं तो वैल्यू कम है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए क्या किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज के लिए आधा डिग्री इधर ले लिया और आधा डिग्री इधर ले लिया, क्योंकि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 है, और 15 से कम करेंगे तो 1 से ज्यादा, 15 से ज्यादा करेंगे टेम्परेचर तो कम, तो आधा डिग्री इधर और आधा डिग्री इधर, यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो 1 कैलोरी होती है, और 0 पर 1.008, 37 पे मिनिमम करीब करीब 0.998 के आसपास होती है। ठीक है, सबसे कम होती है पानी के लिए 37 डिग्री। ठीक है, तो ये जो चेंज होता है इसकी वजह से हमने टेम्परेचर 15 डिग्री के अराउंड लिया, आधा डिग्री पहले और आधा डिग्री बाद में। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू एक तरह से 1 हो गई, क्योंकि अगर हम, आपने कहा 15, ये 14.5 ही क्यों लिया, 14 पूरा ले लेते, क्योंकि 14 अगर लेते तो 1 से ज्यादा आती, अगर 15 लेते तो 15 के बाद चेंज करेंगे 16 की तरफ जाएंगे, 15 से 16 करते तो वो वैल्यू 1 से, एवरेज वैल्यू 1 से कम आती, क्योंकि 15 पर 1 है और 16 पे और कम हो जाएगी, तो कम हो रही है। तो ये टेम्परेचर जरूरी है, और पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है। अब अगर इसको हम समझें फॉर्मूले से, तो देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अब ये कहा है कि 1 कैलोरी वो हीट है जो 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी ले लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस टेम्परेचर रेंज में, इस वाले टेम्परेचर रेंज में, तो इस टेम्परेचर रेंज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो गई, 1, और टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज करना है, 1 ग्राम वाटर का स्पेसिफिक हीट में जो चेंज करना है वो 14.5 से 15.5 में चेंज करना है। ठीक है, तो ये आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1, एंड दिस इज 1 कैलोरी, क्योंकि देखो ये 1 ग्राम हो गया, ये बीच में स्पेसिफिक हीट का मैंने बताया 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज है ना, तो 14.5 से, तो ये 1 कैलोरी, इस तरह से इसकी डेफिनेशन बनती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
और इसका रीजन बहुत ऑब्वियस नहीं है, नहीं पता होता बच्चों को, किताबों में भी नहीं दिया है कि ऐसा क्यों। हाँ, डेफिनेशन तो मिल जाएगी आपको, आप पढ़ोगे किताबों में डेफिनेशन मिल जाएगी। तो ये बात समझने की है और बहुत खास है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क को हीट में और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू JQ। इसमें ये जो J होता है इसे जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। J को जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, W इक्वल्स टू JQ, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, और ये W से आप मतलब J की वैल्यू W/Q लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसकी SI यूनिट भी आ जाएगी। SI यूनिट J की जो होती है वो होती है जूल पर कैलोरी, वर्क की यूनिट जूल और Q के लिए कैलोरी, और इसकी वैल्यू यहाँ से J इक्वल्स टू W/Q। ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस, यूनिट लेस तो नहीं, सॉरी यूनिट तो है जूल पर कैलोरी, लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि वर्क और हीट दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। यानी एक और क्वांटिटी हमें मिल गई जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, डायमेंशन लेस है, यूनिट तो है। ऐसे ही दो चीजें और आपने पढ़ी हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, तो जे का भी नहीं है। और हाँ, जे की जो वैल्यू है वो 4.18 और जूल पर कैलोरी होती है। लेकिन ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तभी मीनिंगफुल है, वैलिड है, जब आपको W जूल में आंसर करना हो और Q आपको कैलोरी में दिया हो। ठीक है, अगर हीट जूल में दे रखी है, पहले से हीट जूल में दे रखी है और वो पूरी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो वहां फिर इस J का कोई मीनिंग, J फिर लिखना बेकार है, तो कभी गलती से लिखना भी मत। अगर हीट कैलोरी में दी होगी, हीट अगर कैलोरी में दी होगी और वो कितने वर्क में कन्वर्ट हो रही है, अगर पूरा कन्वर्जन है तो वर्क कितना होगा, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो हीट अगर कैलोरी में दी हो, अगर हीट भी जूल में दे रखी है, हीट भी अगर जूल में दे रखी है, ठीक है, तो फिर W इक्वल्स टू JQ नहीं लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, जब Q कैलोरी में दिया हो तब लगाना होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं हम, इसके बाद एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर एक सिंपल सी डिवाइस है, क्लोज्ड एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर होता है, और उसमें हीट एक्सचेंज को मेजर करके हम किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी बता सकते हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी बता सकते हैं। और ये कैलोरी मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी आ सकता है। कैलोरी मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ, एक सब्सटेंस हीट देता है और दूसरा सब्सटेंस हीट देता है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। कैलोरी मीटर, आवाज नहीं आ रही सर। यस सर। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ अभी।
मैं फिगर स्केच कर रहा हूँ। देखिए कैलोरी मीटर में ये थर्मोमीटर है। मेन पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। और इसमें एक स्टीरर होता है। स्टीरर को एक तरह से आप मान लो, आपके घर में जैसे खाना बनाते हैं ना तो कलछी, ठीक है, चमचा टाइप का जो होता है, कोई चीज जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसको पलटते रहते हैं ना, वैसे ही है ये। इसमें पानी वगैरह जो होता है उसको यूनिफॉर्मली मिक्स करने के लिए कलछी टाइप की, स्टीरर कहते हैं इसको। या आपने देखा होगा शादी वगैरह आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हलवाई लेके आते हैं ना, कलछी कलछी टाइप की, उसी तरह का है एक सेटअप इसको पानी को हिलाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी या कोई अदर लिक्विड। और ये बाहर से इंसुलेटेड होता है। इसकी जो दीवारें हैं वो अच्छी तरह से इंसुलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका थर्मोमीटर। और ये स्टीरर। स्टीर मतलब वही इसको हिलाना। और ये इसमें कोई पानी वगैरह भर दिया हमने। और इसकी जो दीवारें वेल इंसुलेटेड हैं, लेकिन इसमें भी जो अंदर का वेसल होता है, सबसे अंदर का वेसल होता है, वो कॉपर का होता है। ये जो मैं अभी रेड में लाइन खींच रहा हूँ। और उसका कारण ये है, कॉपर हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, और अच्छा कंडक्टर होने की वजह से इसकी स्पेस हीट कैपेसिटी काफी कम होती है। तो अंदर जो वेसल होता है वो कॉपर का कंटेनर होता है अंदर वाला, ये जो मैंने खींचा है। लेकिन इसके बाहर ये जो ब्लू में मैंने कोट किया है, ये वाला आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये वाला जो कोट मैं कर रहा हूँ, ये वेल इंसुलेटेड है सराउंडिंग से। तो इसमें थर्मोकोल वगैरह या एयर इंसुलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, एयर इंसुलेशन का यूज करते हैं या थर्मोकोल का यूज करते हैं इसमें। तो और इसके ऊपर जो लिड है वो भी वेल इंसुलेटेड होता है। तो कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, सिंपल सा अपार्टस है, जो हीट एक्सचेंज का, इट इज एन अपार्टस which is used for measuring heat exchange between two substance two substance. It is also used, it is also used for measuring measuring heat capacity of a substance, heat capacity of a substance. ठीक है, it works on the principle of conservation of energy, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और वो कैसे होगा, एक सब्सटेंस ने यूज करी, हीट लॉस्ट बाय वन सब्सटेंस, heat lost by one substance equal to heat gained by another substance. Heat lost by one substance equal to heat gained by another substance. और ये
इंसुलेटिंग वॉल्स। ठीक है, ये इसकी इंसुलेटिंग दीवारें हैं। ठीक है, एक सब्सटेंस जो हीट यूज करेगा वो दूसरा गेन करेगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें से कोई भी हीट का लॉस सराउंडिंग के लिए नहीं हो रहा है, न अंदर से कोई हीट बाहर जा रही है, न बाहर से कोई हीट अंदर आ रही है। ठीक है, तो सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम मान रहे हैं। प्रैक्टिकली 100% इंसुलेशन नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत हीट सराउंडिंग में जाती है, बट हम आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं। इसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आइडियल केस है, अदरवाइज कुछ हीट का लॉस सराउंडिंग में भी होगा। इसके अलावा जो पानी यहाँ पे जैसे आपने भरा हुआ है, इस पानी में कोई जैसे लोहे का टुकड़ा आपने गर्म करके डाल दिया, कैसे पता करते हैं वो थोड़ा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। कैसे पता करेंगे कि हीट का एक्सचेंज कितना हुआ। इसके अलावा लोहे की, आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे पानी भरा हुआ था, सपोज करिए इसमें पानी 100 ग्राम था। ठीक है, और उसका टेम्परेचर शुरुआत में थर्मोमीटर लगा हुआ है तो मेजर कर लिया। अब उसके बाद एक लोहे के टुकड़े को गर्म किया, और उस समय लोहे के टुकड़े का टेम्परेचर मान के चलिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब उसको इसमें डाल दिया, लोहे के टुकड़े का मास पहले से मेजर कर रखा है, सपोज करो 20 ग्राम है, इसमें डाल दिया। टेम्परेचर लोहे के टुकड़े का पहले 50 था, और पानी का टेम्परेचर शुरुआत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, मान लो इतना 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको जब डाल दिया तो हमने देखा कुछ देर के बाद इसका जो टेम्परेचर हो गया वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये जो इंक्रीमेंट आया है, इस इंक्रीमेंट को मेजर करते हैं, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टी है आयरन जिसने हीट दी, और दूसरी पार्टी है वाटर जिसने हीट ली। तो हीट लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर। हम ये मान के चलते हैं आइडियल सिचुएशन में कि इसमें से हीट में जो भी एक्सचेंज हुआ है वो पानी और आयरन के बीच में हुआ है, वाटर और आयरन के बीच में। इसमें कोई भी हीट का पार्ट कैलोरीमीटर ने नहीं लिया। ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। एक्चुअल में कंटेनर भी कुछ हीट लेगा, लेकिन हमने कहा ना अंदर का जो वेसल था वो कॉपर का वेसल था, अंदर ये जो रेड वाला कोट है, और कॉपर की स्पेसिफिक हीट Cu वेसल बहुत कम होती है, तो रियल सिचुएशन में बहुत कम हीट लेगा। तो जो आयरन के टुकड़े ने हीट दी उसमें से कुछ कैलोरीमीटर ने भी लिया, कुछ पानी ने भी लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये स्टिरर से हम इसको यूनिफॉर्मली मिक्स करके टेम्परेचर लेते हैं। मालूम पड़ा कि आयरन के टुकड़े को हमने जहां डाला था वहां पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हुआ, और दूसरी जगह का पानी थोड़ा कम गर्म हुआ, क्योंकि पानी में भी हीट का कंडक्शन होगा। ठीक है, तो उसको पूरा यूनिफॉर्मली गर्म होने में टाइम लगेगा। तो जैसे आयरन का पीस तो 2-3 मिनट में ठंडा हो गया, मान के चलिए 1-2 मिनट में ही नॉर्मल टेम्परेचर जो 35 पहुंचा वहां तक आ गया। लेकिन आपने थर्मोमीटर डाला, वहां का पानी चेंज का टेम्परेचर में उतना चेंज नहीं हुआ, तो स्टिरर से क्या है उसको यूनिफॉर्मली मिक्स कर लेते हैं पहले, और मिक्स करने के बाद फिर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आइडियल सिचुएशन में कैलोरीमीटर कोई हीट नहीं लेगा, और ना ही कोई सराउंडिंग में लॉस होगा, या ना कोई सराउंडिंग से अंदर आएगी। लेकिन रियल सिचुएशन में ऐसा होता है कि कुछ कैलोरीमीटर भी हीट लेता है, और कुछ सराउंडिंग में भी जाती है। तो अब इन सभी चीजों को कंसीडर करते हुए यहाँ पे एक चीज को डिफाइन कर दिया। वैसे सराउंडिंग के लॉसेस को तो हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन कैलोरीमीटर कितनी हीट लेगा, और लेगा ही, उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो आपको वहां बेहतर समझ में आएगा। वाटर इक्विवेलेंट का आइडिया मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ, कि जैसे कैलोरीमीटर ने जितनी हीट ली है उतनी ही हीट अगर किसी वाटर के अमाउंट को दी जाए, गिवन अमाउंट ऑफ वाटर को दी जाए, और उसके टेम्परेचर में भी उतना ही चेंज आ जाए जितना के कैलोरीमीटर के टेम्परेचर में हुआ है। यानी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हमने कैलोरीमीटर को दी, और उससे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कुछ चेंज हुआ, सपोज डेल्टा टी। तो इतनी ही हीट से कितने पानी के टेम्परेचर में सेम चेंज होगा, कितने पानी के मास में सेम चेंज होगा। अब ये पानी का जो मास कैलकुलेट होके आता है, इस पानी के मास को ही वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं।
यानी कभी कोई सवाल आ सकता है, आपके सामने आ सकता है कि वाटर इक्विवेलेंट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपको ये समझना होगा कि वाटर इक्विवेलेंट पानी के मास को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा केजी, किलोग्राम, और डायमेंशनल फॉर्मूला एम हो जाएगा। तो अब क्या होता है, जब बच्चे ने पढ़ा ना हो या कभी सुना ही सुना हो, कोई ज्यादा आइडिया ना हो, तो वाटर इक्विवेलेंट का ऐसा यूनिट पूछे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या चीज है यार। वाटर इक्विवेलेंट ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, या लेंथ को कर रहा है, या पानी की स्पेसिफिक हीट को कर रहा है, या किसको कर रहा है। तो वाटर इक्विवेलेंट एक्चुअली पानी के मास को रिप्रेजेंट करता है, पानी के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी। ये बात आपको एक तो समझनी है, ऐसा यूनिट क्या है, केजी, राइट। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो जब क्वेश्चन आएगा आगे हम देखेंगे कैलोरीमीटर में क्वेश्चन अगर दे देगा, तो आप ये कर सकते हैं कैलोरीमीटर के बराबर जो वाटर इक्विवेलेंट जो दे रखा है उतना पानी हम मान के चल सकते हैं एक्स्ट्रा। यानी कैलोरीमीटर ना मान के उसकी जगह जो वाटर इक्विवेलेंट दिया है उतना एक्स्ट्रा पानी लेके चल सकते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो अब देखिए कुछ टर्म्स हम यहाँ पे पहले जानेंगे जो आगे हमें काम आएंगे, और उनमें पहला जो टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको मैं स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए सिंबल पे ध्यान मत देना, डिफरेंट डिफरेंट किताबें पैकेजेस में सिंबल आपको डिफरेंट मिल सकते हैं। नाम पे ध्यान देना, और नाम भी कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, कोई कंफ्यूजन ना हो और हमारा क्वेश्चन भी गलत ना हो, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि इसकी यूनिट जो दे रखी हो ना क्वेश्चन में, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होगा, ऐसे सिचुएशन आएगी कि वहां पे आपको हीट कैपेसिटी लिखा हुआ आ गया, और मालूम पड़ा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी अलग चीज है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग चीज है, दोनों अलग हैं। तो इसका कैसे आप डिसीजन लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये क्या है। तो बेस्ट तरीका है कि उसकी यूनिट चेक करो। और इसका एक सिचुएशन मैं आपको बताऊं, तो जैसे कई बार क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी लिखा आ जाता है, तो हम थोड़ा डायलेमा में होते हैं कि ये कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या लीनियर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वहाँ क्लियर ऐसा नहीं लिखा होता एंगुलर या लीनियर। तो बेस्ट तरीका होता है कि उसकी यूनिट चेक कर लो। अगर यूनिट रेडियन पर सेकंड है तो पक्का वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और अगर यूनिट हर्ट्ज है या साइकिल पर सेकंड है या रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, इस तरह का है, तो वो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऐसे ही नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट पर गौर किया जाए, और इसी चीज को थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है जब भी आप इसको यूज करें क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट है जो पानी के टेम्परेचर को यूनिट मास ऑफ द वाटर या किसी सब्सटेंस के, वाटर ही नहीं किसी अदर सब्सटेंस के लिए भी हो सकता है, कि टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए चाहिए। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required, it is the amount of heat to reach required to reach the temperature of unit mass of substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखिए ये एस है आपका डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, एस है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे यहाँ डेल्टा टी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड रख लो, और मास को यूनिट ग्राम मान लो 1 ग्राम है, तो 1 × 1
1 इंटू 1 हो जाएगा नीचे। तो अब एस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डेल्टा क्यू। तो वही तो कहा है कि स्पेसिफिक हीट वो हीट है, वो हीट है, यानी एस की वैल्यू डेल्टा क्यू के बराबर, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट नहीं। हीट की यूनिट तो होगी कैलोरी या जूल, और इसकी यूनिट होगी एस की कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना, और इसमें यहाँ से ही आप इसकी एसआई यूनिट वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एसआई यूनिट ही बताता हूँ। एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी भैया जूल कैलोरी, सॉरी डेल्टा क्यू की जगह तो जूल आ जाएगा, और जो मास है वो आपका केजी में, और टेम्परेचर में आप केल्विन लेंगे। अब केल्विन की जगह आप डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलोगे, इस केस में चलेगा, कारण ये है डेल्टा टी है टके टी, तो चेंज इन टेम्परेचर आप जानते हो केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में सेम होता है, तो जूल पर केजी पर केल्विन, ये तो हो गई एसआई यूनिट। और अदर यूनिट है जो काफी पॉपुलर है, उसमें है यूनिट आपका कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी कैलोरी पर ग्राम से जूल पर केजी में कन्वर्ट करने की, केल्विन से कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे केल्विन की जगह आप पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ना चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, ऐसे ही नीचे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह केल्विन लिख दे तो आपको बॉदर नहीं करना है, लेकिन मेन है कभी कभी हमें डेटा एसआई में देना होता है। ठीक है, और वहां फिर हमें यूनिट जो दे रखी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो कैलोरी पर ग्राम में दे रखी है, तो कैलोरी पर ग्राम अगर जूल पर केजी में बदलना हो, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपको जूल पर केजी पर केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो काफी आसान है। आपको क्या करना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है उसमें 4200 का मल्टीप्लाई कर देना। अब आपने कहा सर यही क्यों, तो देखो यार, 1 ग्राम के लिए जो है उसको अगर केजी में कन्वर्ट करोगे, 1 ग्राम के लिए जो है उसे अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, 1000 का गुना, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, एक बात। दूसरा फिर कैलोरी है, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2, वैसे तो एग्जैक्ट 4.18 है, पर हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 4.2, तो 1000 का मल्टीप्लाई हो गया और 4.2 का, तो 4200 आ गया। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में दी हो और जूल पर केजी में कन्वर्ट करना हो किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो आप सीधे सीधे उसमें 4200 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको, तो एग्जाम्पल में जैसे पानी है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताई थी, हाँ बताई थी, लेकिन आपको यही यूज करना है क्योंकि आप देखिए उसके आगे पीछे जो वेरिएशन था वो बहुत ज्यादा नहीं था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.008 था, तो हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। जैसे पानी की डेंसिटी हम 1000 केजी पर मीटर क्यूब यूज करते हैं, लेकिन वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है मैक्सिमम होती है, तो वो थोड़ा वेरिएशन आता है। तो आपको ऐसे ही आइस के लिए ये वैल्यू 0.5, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आपको इसको एसआई में बदलना हो, तो ये तो हो जाएगा भैया आपका 4200 जूल पर केजी पर डिग्री या पर केल्विन, और ये हो जाएगा 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। इसी तरह से आगे हमें जरूरत पड़ेगी स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्टीम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा सा बर्फ से कम होती है, 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी कन्वर्ट कर लेना आप कैलकुलेट करके, ठीक है, 2100 से थोड़ा कम आ जाएगी, जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, तो ये मैंने दे दिए, एक दो का याद रखो, पानी और आइस का तो कम से कम ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, अब इसके साथ ही एस का फॉर्मूला यहीं से निकाल सकते हैं, ये भी आ जाएगा, हीट वगैरह के भी काफी आते हैं। तो डेल्टा क्यू हीट है, तो ml²T-2, और नीचे अपॉन m मास है, तो m चला जाएगा, और L²T-2, और टेम्परेचर के लिए मैं थीटा यूज कर रहा हूँ, θ-1, L²T-2 θ-1, या कई बार कुछ किताबों में K-1 भी ले लेते हैं, K-1 भी ले लेते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब देखिए इसमें यहीं से फिर एक फॉर्मूला और बन जाता है, ये जो लिखा हुआ है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू MS डेल्टा टी, और ये फॉर्मूला आपने खूब यूज किया होगा। ठीक है,
अब जैसे इसमें एक बढ़िया सवाल मैं आपके लिए रखता हूँ, पुट अप करता हूँ। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि बताइए एक सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पर, एक सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? बताइए। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हो गया डेल्टा टी जीरो। तो जो डेफिनेशन है उसमें डेल्टा टी को जब आप जीरो रखोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आएगी? इनफाइनाइट। तो ये बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। एस ऑफ अ सब्सटेंस at its MP and BP is infinite। और रीजन मैंने बताया कि डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से अगर एक लिक्विड को हम हिलाते हैं, कंटेनर में भरा हुआ उसको हिलाते हैं, लेकिन हमने हिलाया उसको, उसको हमने हिलाया तो हमने कोई हीट नहीं दी उसको, हमने वर्क किया और वो वर्क किया हमने उसको शेक करने में, हिलाने में, और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो इस प्रोसेस में हमने हीट दी नहीं, और इस प्रोसेस में अगर हमने हीट नहीं दी तो डेल्टा क्यू जीरो हो गया। तो इस प्रोसेस के लिए फिर एस की वैल्यू जीरो आएगी। ऐसे ही एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर पूछा जाए कि कोई सब्सटेंस है और उसमें हमने हीट सप्लाई नहीं करी, एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें भी डेल्टा क्यू जीरो होता है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसमें भी जीरो आएगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने नोट कर लिया हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। अब आते हैं हम इसके बाद दूसरा जो टर्म है वो है हीट कैपेसिटी। एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम नहीं होते। मैं यहाँ एक के लिए स्मॉल एस और यहाँ पे इसके लिए कैपिटल एस यूज कर रहा हूँ। हीट कैपेसिटी वो हीट है जो हम किसी सब्सटेंस को दें और उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर दे। ध्यान रहे यहाँ पे सब्सटेंस का अमाउंट यूनिट मास जैसे ऊपर था वैसा नहीं है, कोई भी अमाउंट हो वो चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इट इज द amount of heat which is required to raise the temperature by 1 degree centigrade of a given mass of the substance. It is the amount of heat which is required to raise the temperature by 1 degree centigrade of a given mass of the substance. अब गिवन मास कुछ भी हो सकता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, वाट एवर। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और इसकी यूनिट, जैसे मैंने कहा ना, यूनिट पे गौर करने की जरूरत है। तो इसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो तो जूल पर केल्विन, और अदर यूनिट में कैलोरी, जूल पर केल्विन नहीं, कैलोरी, और पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो था यूनिट और यहाँ जो यूनिट है उसमें फर्क है। इसी तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला आप देख सकते हैं m l स्क्वायर t-2 थीटा-1। कुछ किताबों में k-1 भी लिखते हैं हम। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसी में
एक चीज और कि यहाँ से डेल्टा क्यू को हम फिर एस डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो ऊपर जो रिलेशन था उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमने देखा डेल्टा क्यू था एम एस डेल्टा टी और यहाँ पर है एस डेल्टा टी। तो हम ये कह सकते हैं कैपिटल एस एम इंटू एस के बराबर होगा। यहाँ पे एम ध्यान रखना मोलर मास नहीं है, ये कोई भी जनरल मास है। जैसे पानी ही है तो पानी 10 ग्राम लोगे तो उसका 10 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 20 ग्राम होगा तो 20 ग्राम। ये एम मोलर मास नहीं है, जनरल मास है कोई भी किसी भी सब्सटेंस का। तो गिवन सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू अलग अलग आती रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन उसका मास क्या है। हाँ ये है कि अगर हमें स्पेसिफिक हीट चाहिए तो जो हीट कैपेसिटी दे रखी है उसको उस सब्सटेंस के मास से डिवाइड कर देंगे। मास मतलब मोलर मास नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ये आ गया, ये आपका हो गया हीट कैपेसिटी। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आपको गिवन होता है। इसी से रिलेटेड फिर एक टर्म और है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी मैं इसे सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मोलर हीट कैपेसिटी। तो अब देखिए ये कोई भी सब्सटेंस के लिए, जैसे आपने सीपीसीवी तो पढ़े होंगे, तो सीपीसीवी गैस के लिए होते हैं मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे ये जनरल टर्म है, पर हाँ गैसेस के केस में ज्यादातर केस में आप मोलर हीट कैपेसिटी ही यूज करोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं। इसी तरह से मैंने कहा ज्यादातर केस में सॉलिड और लिक्विड के केस में मोलर हीट कैपेसिटी कम यूज किया जाएगा, वहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो ऊपर मैंने पढ़ाया पहला वो यूज किया जाता है। हीट के गैस के केस में ज्यादातर मोलर हीट कैपेसिटी ज्यादातर केस। तो अब ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of 1 मोल। अब यहाँ पे यूनिट मास नहीं, यहाँ 1 मोल। raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या 1 केल्विन बोलो चलेगा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं और 1 केल्विन ऊपर वाले में, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हैं और 1 केल्विन, क्योंकि देखिए चेंज इन टेम्परेचर है तो डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में दोनों में बराबर आता है चेंज इन टेम्परेचर। अब ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो सी है ये डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, यहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ मोल, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला। और यहाँ से फिर आप इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, एक है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट और एक है अदर यूनिट। एसआई यूनिट में आप यहाँ से देख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन, और अदर यूनिट में आप कैलोरी पर मोल पर केल्विन। मैं आपको यूनिट इसीलिए बता रहा हूँ बार बार कि आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए यूनिट की तरफ, क्योंकि वहां पे कई बार नाम कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब जैसे मोलर हीट कैपेसिटी को कई किताबों में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह देते हैं, लेकिन मोलर वर्ड जरूर आएगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो या केवल मोलर हीट कैपेसिटी बोलो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना। क्योंकि होता क्या है कि कई बार बच्चे फिर पूछते हैं सर आपने ये बताया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताया, मोलर हीट कैपेसिटी बताया, हीट कैपेसिटी बताया, लेकिन हमने वहां पढ़ लिया सर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या चीज है। तो वो ये वही है तीसरा नंबर जो सामने आप देख रहे हो, मोलर हीट कैपेसिटी को ही
मोलर स्पेशल हीट कैपेसिटी भी कई बार लिखा जाता है। ठीक है, अब ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई क्या होगा यहाँ पे इसका, तो डेल्टा क्यू के लिए आप देखोगे ml²T-2 और नीचे मोल है, और आप जानते हैं मोल फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे इसके यूनिट में फिर मोल इनवर्स और के इनवर्स या थीटा इनवर्स भी आ जाएगा। मोल इनवर्स और थीटा इनवर्स, थीटा कह लो या के कह लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में एक चीज और कि अब यहाँ पे फिर एक बात समझने की है कि जो सी है, तो देखो जो हमने डेल्टा क्यू का फॉर्मूला देखा वो देखा ms डेल्टा टी और एक देखा nc डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी से डेल्टा टी तो चला जाएगा, और इसके चले जाने के बाद सी में और स्मॉल एस में रिलेशन निकाल पाएंगे। तो ये हो गया m इंटू एस, और ये जो n है नंबर ऑफ मोल, आप जानते हैं इसे हम मास डिवाइडेड बाई मोलर मास कर सकते हैं, और m से m भी चला जाएगा, तो c का फॉर्मूला आ गया m इंटू एस। अब ये फॉर्मूले में आपको समझना होगा ये जो m आया है, दिस m इज नाउ मोलर मास। हीट कैपेसिटी में जनरल मास था, ध्यान रहे, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, और ये दोनों ही वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी गिवन सब्सटेंस के लिए सेम होती हैं, मतलब कांस्टेंट रहती हैं। लेकिन हीट कैपेसिटी मास पे भी डिपेंड करेगी, तो पानी ही है, तो पानी अगर 10 ग्राम हम ले रहे हैं तो 10 ग्राम पानी के लिए जो आएगी वो 20 ग्राम के लिए नहीं आएगी, या 100 ग्राम के लिए नहीं आएगी, अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, इसी से रिलेटेड एक चीज और मैं थोड़ा सा बताते चलूंगा बीच में। ये जनरल कुछ चीजें हैं, अभी इसमें एक चीज और मैं आगे बताने जा रहा हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जब टर्म जान लोगे तो उसके बाद हम यहाँ पे कर्व पढ़ने वाले, हीटिंग कर्व, हीटिंग कर्व। लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं एक लॉ बताना चाहूंगा, वो है डिवाइस लॉ या ड्यूलेंग एंड पेटेड लॉ, उसी से रिलेटेड है, छोटे छोटे टर्म है, कभी इससे रिलेटेड कुछ मिल जाए तो आप यहाँ से इसको याद रखें। तो सबसे पहले तो डिवाइस, वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, और ये सॉलिड के लिए है डिवाइस लॉ। जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, अभी जो मैंने डिस्कस किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 3। ठीक है, ये टेम्परेचर केल्विन में है, हालांकि इसमें कुछ वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो ओबे नहीं करते और उसमें है एसएन स्टेनम यानी टिन, पीवी लेड और प्लेटिनम, इसी से रिलेटेड है जूलोंग, ये सब आपस में रिलेटेड है। ठीक है, जूलोंग एंड पेटेट्स लॉ, जूलोंग और पेटेट लॉ ये कहता है एवरेज मोलर स्पेस की सारी सब्सटेंस की रूम टेम्परेचर पर कांस्टेंट हो जाती है, यानी ये जो है ना, ये जो टेम्परेचर है ये रूम टेम्परेचर से भी कम है, ध्यान रखिए ये कम है। और रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर मेटल की मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, और लगभग 3R के आसपास होती है। 3R, आर जानते ही हो आप, 25 की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी of all metals
at room temperature at room temperature is constant and nearly equal to 3R। ये 3R की वैल्यू अगर आप रखोगे तो R आपको याद हो, मैंने बताया था कैलोरी में 2 होता है, तो 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। या मैंने कहा था R की वैल्यू 25/3 कर लो, तो 25/3 से 3 कट जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसमें ये एक ग्राफ है C और T के बीच में, और ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, ऐसे करके ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। और ये कांस्टेंट कितने पे जाके होती है? 3R पे, जो अभी मैंने आपको बताया। ये क्यूबिक है ना, C प्रोपोर्शनल टू, ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला तो क्यूबिक है, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। और 3R की वैल्यू मैंने कहा 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन या जूल पर मोल पर केल्विन, और ये वैल्यू करीब करीब कांस्टेंट हो गई। ये जो कांस्टेंट वाला जो टेम्परेचर होता है इसे रूम टेम्परेचर कहते हैं, या एक और नाम है डिवाइस टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है ना, ये जहाँ कांस्टेंट हो रही है, दिस इज एक्चुअली रूम टेम्परेचर, या और एक नाम है डिवाइस टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल, फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल डिवाइस टेम्परेचर इज क्लोज टू रूम टेम्परेचर। जैसे ऊपर का है ना, रूम टेम्परेचर पर कांस्टेंट हो जाती है, क्लोज टू रूम टेम्परेचर, क्लोज टू रूम टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे एंड एट दिस टेम्परेचर C इक्वल्स टू CR। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, मेटल से रिलेटेड मैंने बताया। ठीक है, तो अभी मैं यहीं रोकूंगा, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है इसको समझेंगे। 15 मिनट के बाद मैं अगली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है, 8:15 से हम क्लास स्टार्ट करेंगे।